हेलो फ्रेंड्स, लिब्रस के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यह है आपके इंग्लिश की क्लास में हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि हम आर्टिकल का यूज़ कैसे कर सकते हैं। हमने देखा था कि आर्टिकल का यूज़ कहाँ किया जाता है, आर्टिकल के कितने प्रकार होते हैं, आर्टिकल का यूज़ कब किया जाता है, और यह भी देखा था आर्टिकल का यूज़ कहाँ नहीं किया जाता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक है हमारा द वर्ब्स। वर्ब्स की बात करें तो इसे कहते हैं क्रियाएं। क्रियाओं की बात करें तो आखिर है क्या, नाम से ही जाहिर है कि क्रिया शब्द होता क्या है। तो याद रखिएगा, यह एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो ये जरूर शब्द होंगे, शब्द ही होंगे। शब्द ही हमने देखा था, सेंटेंस को तोड़ने पर हमें जो मिलता है उन शब्दों की प्रकृति क्या कहलाती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाती है। और हमने उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो वर्ब्स पढ़ रहे हैं। वर्ब्स आखिर हैं क्या, तो याद रखिएगा वर्ब की डेफिनेशन दो शब्दों में कहा जाए कि यह कुछ नहीं है, एक्शन वर्ड्स हैं। अब एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। एक्शन वर्ड का मतलब क्या हो गया दोस्तों, एक नाम दिया गया एक्शन। एक्शन बना है एक्ट से। एक्ट में ये आपका टी आई ओ एन जिसके लास्ट में जुड़ता है वो मैक्सिमम क्या होते हैं, आपके नाउन की तरह से चूज किए जाते हैं। इसका मतलब एक्शन शब्द जो है वो यहाँ पे नाउन की तरह से चूज किया जाएगा। तो ये देखिएगा एक्शन है क्या, ऐसे शब्द, वर्ड ही होंगे सारे शब्द, ऐसे शब्द जो किसका काम कर रहे हो, एक्शन। एक्शन का मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी के द्वारा किए गए काम को, कोई काम करेगा उस क्रिया को दर्शाने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वही शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। जैसे मान लिया गया किसी को बताना हो कि खाना खा रहे हैं, जगह बोला जब मैं खाना खा रहा हूं, इसका मतलब पता चल जाएगा अगले को कि मैं कुछ काम कर रहा हूं, उस काम का नाम क्या है, खाना खाना। और उसकी एक इंग्लिश बना दी जाती है तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, ईट लिखते हैं। तो दोस्तों ईट किसका काम करेगा, वर्ब का काम करेगा। यही चीज यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि वर्ब को हम लोग कैसे इसको डिवाइड करते हैं। अब आते हैं वर्ब के क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो वर्ब के क्लासिफिकेशन कई तरह से होते हैं। एक क्लासिफिकेशन हम लोग यहां पढ़ रहे हैं। वर्ब को अगर हम बांटें तो वर्ब को हम लोग उसके प्रकृति के आधार पे, उसके काम के आधार पे दो भागों में बांटते हैं। एक होता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा होता है आपका मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सहायक क्रिया भी कह लेते हैं। अब सहायक क्रिया की हम लोग बात करें, हेल्पिंग वर्ब भी इसको बोला जाता है। अब आते हैं कि यह कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब तो यही हो गया। ऑक्सिलरी वर्ब की डेफिनेशन ही यही होती है कि वो ऐसे वर्ब जो किसी काम के समय को दिखाएंगे। याद रखिएगा कि काम के समय को कौन दिखाएगा, वो यह दिखाएगा। मेन वर्ब बताएगा कि कौन सा काम हुआ है, यह याद रखिएगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही बताता है कि यह किस टेंस का है। टेंस अगर हम दोस्तों बात करें टेंस की, एक नजर डाल लेते हैं टेंस की, तो टेंस कुछ और नहीं है, टेंस दो चीजों का मिश्रण होता है। याद रखिएगा टेंस कभी अकेला समय नहीं होता। टेंस बताता है कि कोई भी काम हुआ, कोई भी काम हुआ, एक्शन हुआ, और इस एक्शन की टाइमिंग क्या थी। इन दोनों को जब हम लोग सम्मिलित रूप से पढ़ लेते हैं तो वही क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा टेंस कुछ और नहीं, वर्ब का एक डेफिनेट पैटर्न होता है। अच्छा मान लीजिए जैसे मैं क्यों बोल रहा हूं कि यह वर्ब का पैटर्न है। अच्छा अगर आपके सामने एक चीज रखी जाए, आपके सामने बोला जाए ही इज गोइंग टू मार्केट, अगर यह पूछा जाए किस टेंस का है तो आप क्या बताते हैं, आप तुरंत बोलेंगे क्या, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। क्यों, क्या ही को देख करके आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे, नहीं। मार्केट देख करके बोलेंगे, नहीं। आप किसको देखेंगे, देखेंगे इज लगा हुआ है और इसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा हुआ है या आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, तो हम उसके कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब वर्ब की पहचान जो होती है, सॉरी टेंस की जो पहचान होती है, टेंस की पहचान हमेशा वर्ब को देख के होती है। इसलिए मैंने बोला कि टेंस कुछ और नहीं है, टेंस सिर्फ और सिर्फ वर्ब के डेफिनिट पैटर्न होते हैं। निश्चित क्रम में वो जो वर्बों को सजा दिया जाए वही क्या कहलाएगा, हमारा टेंस कहलाएगा। तो एक्शन और टाइम का मैनेजमेंट ही क्या कहलाता है, आपका टेंस कहलाता है। इसको टेंस के सेक्शन में पढ़ा जाएगा आगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि वर्ब क्या है। तो वर्ब की हमने बात की तो वर्ब कुछ नहीं, एक्शन वर्ड है। अब एक्शन वर्ड में हमने देखा ऑक्सिलरी वर्ब, इसी ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के कॉम्बिनेशन से ही हमारा टेंस डिफाइन होता है। इससे पता चलता है कि काम कौन सा हुआ और इससे पता चलता है कि उस काम की टाइमिंग क्या थी, वह अभी का काम है, आजकल का काम है, या कुछ दिन पहले का काम है, हो चुका काम है, या होने की संभावना है उसकी। यही चीज बताता कौन है, ऑक्सिलरी वर्ब बताता है। अब आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब की डिफाइन। ऑक्सिलरी वर्ब को हमने डिफाइन किया कि यह सहायक क्रिया का काम करता है, मेन वर्ब के साथ आने का काम करता है। ऑक्सिलरी वर्ब के दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक क्या है, मॉडल। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, आइए देख लेते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को डिफाइन करने के लिए हम यह मान लेते हैं कि यह दो तरीके से काम कर सकता है। मतलब यह जरूरत पड़ने पर हेल्पिंग वर्ब भी बन जाएगा और कभी कभी जरूरत पड़ने पर मेन वर्ब भी बन जाएगा। दोस्तों अभी ये चीज याद रखिएगा, हम इसको आगे डिफाइन करेंगे कि कैसे हेल्पिंग वर्ब, कैसे मेन वर्ब, लेकिन बस अभी इतना याद रखिएगा कि प्राइमरी वर्ब
वे आपके ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ किसका काम करते हैं, आपका मेन वर्ब का भी काम करते हैं, उन्हें हम किस में रखते हैं, प्राइमरी वर्ब में रखते हैं। अगर हम मॉडल की बात करें तो मॉडल सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब की तरह से ही काम करता है, यह कभी भी मेन वर्ब नहीं बन सकता। याद रखिए, यह सिर्फ आपका हेल्पिंग वर्ब या फिर आपके ऑक्सिलरी वर्ब की तरह से काम करता है, यह कभी भी क्या नहीं बन सकता, मेन वर्ब नहीं बन सकता। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, अभी जो हमें पढ़ना है वो प्राइमरी की तरफ हम पढ़ते हैं। दोस्तों देखते हैं कि प्राइमरी वर्ब को हमने कहा कि ये ऐसे वर्ब हैं, ऐसे आपके हेल्पिंग वर्ब हैं जो किसकी तरह से काम कर सकते हैं, मेन वर्ब की तरह से भी काम कर सकते हैं। दोस्तों कुछ चीजें हैं, कुछ एक पॉइंट है, कुछ आपके कहा जाए रूल्स हैं, उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों किसी भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए या किसी भी सेंटेंस को वाक्य मतलब उसको कंप्लीट सेंटेंस बोलने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ जरूरतें होती हैं जो बेसिक नीड कहलाती हैं। याद रखिए, सिंपल सेंटेंस या साधारण जनरली वाक्यों में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक वाक्य का सब्जेक्ट और दूसरा कौन, दूसरा उस वाक्य का वर्ब। याद रखिएगा, बिना मेन वर्ब के कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता है। हाँ दोस्तों, ये चीज एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कोई भी सेंटेंस हो वह बिना मेन वर्ब के कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता, वह सेंटेंस कहलाएगा ही नहीं। मतलब सेंटेंस की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वह क्या है, उस सेंटेंस उस वाक्य में उसमें क्या होना चाहिए, मेन वर्ब का पाया जाना। तो वही बात मैं कर रहा हूं कि कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं, कुछ एग्जांपल मैं लेता हूं यह समझाने के लिए कि कैसे आपका प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करता है। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं, अभी एक सेंटेंस जो बोला था मैं उसी को एग्जांपल के तौर पे लेता हूं। लिखा जाए ही इज गोइंग टू मार्केट। अगर आपके सामने ये सेंटेंस लिखा गया है, इस सेंटेंस में अगर मैं हर शब्द को पहचानने के लिए बोलूं तो दोस्तों सबका जवाब मेरे ख्याल से यही होगा कि यह आपका सब्जेक्ट है, यह आपका हेल्पिंग वर्ब है, यह आपका मेन वर्ब है, यह आपका प्रीपोजिशन है और यह आपका नाउन है। इतनी चीजें आ गई। अब यह तो हमने डिफाइन कर दिया, तो आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, एक क्रम दिख रहा होगा। वह क्रम क्या है, इज और गोइंग। इज और गोइंग एक क्रम दिख रहा होगा कि हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब भी आया हुआ है, तो हमने एक क्रम देख लिया। तो इसका मतलब यहां पे इज किसकी तरह से काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह से। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला है कि किसी सेंटेंस में कुछ आए या ना आए, किसका आना जरूरी है, मेन वर्ब का आना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें मेन वर्ब है तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब की तरह से काम करेगा। लेकिन अगर कुछ सेंटेंस ऐसे लिख दिए जाए, एक सेंटेंस में लिख रहा हूं ही इज अ डॉक्टर। अब दोस्तों इस सेंटेंस में क्या यूज किया गया है, अगर इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने क्या बोला है कि इस प्रत्येक सेंटेंस में मेन वर्ब का पाया जाना सबसे जरूरी होता है। तो आप यहां देखेंगे, डिफाइन करेंगे तो कहेंगे हाँ ठीक है, यह तो सब्जेक्ट बन गया। इसको देखेंगे तो ये वर्ब में तो आ गया, अभी हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब। मान लीजिए अगर आप इसको हेल्पिंग वर्ब कह देते हैं, अब यह अ डॉक्टर है तो ये आपका नाउन की तरह से ट्रीट किया जाने लगा। लेकिन जब आप देखते हैं इसको कि यह तो इज है, यह तो हेल्पिंग वर्ब की तरह से काम कर रहा है, तो मेन वर्ब कहीं दिख रहा है इस सेंटेंस में? आप ध्यान दीजिए, कहीं मेन वर्ब है नहीं है। लेकिन मैंने अभी पीछे बोला है कि किसी भी सेंटेंस को होने, सेंटेंस बोलने के लिए उसमें क्या जरूरी है, मेन वर्ब जरूरी है। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ही है, मेन वर्ब नहीं है। तो दोस्तों कहेगा कि भाई अगर आप मान लिया गया कि आपके घर में कोई काम, बहुत जरूरी काम है जो आपके घर पे वह होना है, अगर मान लीजिए वह काम आपके भाई साहब करते, अगर भाई साहब नहीं है तो आपके पिताजी का आदेश क्या होगा, आपके पिताजी का आदेश होगा कि जाओ तुम ही यह काम कर लो। किसके बिहाफ पर, अपने भाई के बिहाफ पर। सेम वही काम यहाँ पे है कि भाई चाहिए हमको क्या, हमको तो चाहिए मेन वर्ब। अब मेन वर्ब सेंटेंस में है नहीं, कौन है, हेल्पिंग वर्ब है। तो वर्ब बोलेगा कि भाई मुझे मेरा जो, अगर यह लड़का नहीं है तो तुम्ही को क्या बनना पड़ेगा, उसके जगह पे रह करके काम करना पड़ेगा। तो ऐसे सेंटेंस में जिसमें आपको मेन वर्ब ना दिखे, उसमें लगा हेल्पिंग वर्ब भी किसकी तरह से काम करता है दोस्तों, मेन वर्ब की तरह से काम करता है। तो ऐसे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी क्या बन जाता है, मेन वर्ब बन जाता है। तो यही मैंने बोला है कि जब आपका हेल्पिंग वर्ब ऐसे हेल्पिंग वर्ब या ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब जो कि हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करने लगेंगे, वह सब के सब क्या कहलाएंगे, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएंगे। तो यही चीज मैंने बोला कि यह हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ कभी कभी मेन वर्ब का भी काम करेंगे। इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग, ये क्या होता है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि कैसे आप कहेंगे इसको। देखिएगा यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे ये किसकी तरह काम कर रहा है, मेन वर्ब की तरह से यहाँ पे काम कर रहा है। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस किस में आ जाएगा, आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आ जाएगा। तो ये आपके दोस्तों कुछ चीजें थी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कुछ इस एग्जाम्पल को मिटाते हैं, थोड़ा और क्लासिफिकेशन समझते हैं। हमने क्या किया, हमने इस प्राइमरी को तीन भागों में बांटा हुआ है, टू बी,
टू हैव, टू डू, इसी को आगे पढ़ना है। पहले थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। हमने इसको दूसरा भाग जो था मॉडल ऑब्जर्व, मॉडल हम लोग पढ़ेंगे। मॉडल जो होता है वह क्या दिखाते हैं, सारे मॉडल एक चीज तो निश्चित रूप से दिखाते हैं, वह होती है संभावना। किसी भी चीज को मैं यह कर सकता हूं, क्या मैंने किया, या मैं करने वाला हूं, क्या दिख रहा है, नहीं, मैं यह कर सकता हूं मतलब मैं अपनी क्षमता बता रहा हूं, करने की संभावना बता रहा हूं, तो वही आई कैन डू इट यह किया जा सकता है, वह क्या है आपका मॉडल। मॉडल के सेक्शन में पढ़ा जाएगा इसको। हम थोड़ा सा मेन वर्ब का डिवीजन पढ़ लेते हैं। हमने यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब का थोड़ा डिवीजन पढ़ा, अब मेन वर्ब की तरफ आते हैं। मेन वर्ब क्या होता है दोस्तों, जो हमारे काम को, हमारे एक्चुअल काम को दिखाने वाले शब्द होते हैं, वही हमारा क्या कहलाते हैं, मेन वर्ब कहलाते हैं। आसान शब्दों में पहचानने के लिए हम बोले, अगर आपके सामने लंबा सा पैटर्न दिया गया है, लंबा सा पैटर्न, उसमें जो सबसे अंतिम चीज, अंतिम आपका वर्ब का एक लंबा पैटर्न दिया गया है, जैसे आपने पढ़ा भी होगा बहुत जगहों पे, आपने जब टेंस पढ़ा होगा तो टेंस में आपने देखा होगा हैज लगता है कहीं पर, या फिर हैव लगता है, हैव के साथ साथ फिर आपका क्या लग जाए, बीन लगता है, बीन के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म लग जाता है। ये आपका परफेक्ट, आपका प्रेजेंट के परफेक्ट का कंटिन्यूअस है। अगर यह फॉर्म दिखता है, अब इसमें कर दिया जाए मेन वर्ब छांटने के लिए, तो याद रखिए निसंकोच होकर के जब आपके सामने वर्ब का एक पैटर्न दिखे, ऐसा क्रम दिखे एक के साथ कई सारे वर्ब, तो लास्ट वाला वर्ब ही आपका कौन सा वर्ब हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। दोस्तों ये एकदम पहचानने का आसान तरीका है मेन वर्ब। लेकिन हम थोड़ा सा समझते हैं इसको कि परिभाषा क्या लिखी जाए। तो परिभाषा यह होती है मेन वर्ब की कि वह सारे शब्द जो किसी एक्चुअल काम के होने को दर्शाते हैं, वही क्या कहलाते हैं, आपका मेन वर्ब कहलाते हैं। मेन वर्ब के बंटवारे की बात करें तो मेन वर्ब मुख्यतः दो भागों में बढ़ता है। मेन वर्ब दो भागों में बढ़ता है। ऐसे मेन वर्ब जो क्या कहलाएंगे, ट्रांजिटिव, और एक मेन वर्ब होता है इंट्रांसिटिव। थोड़ा सा पहचान लेते हैं इनको। मतलब कहा जाए वह सारे मेन वर्ब जो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाए होता क्या है। ऑब्जेक्ट की बात करें तो जैसे मान लिया गया कि मैंने बोला कि मैं कुछ काम कर रहा हूं, अगर मेरे काम का प्रभाव किसी पर पड़ रहा है, मेरे काम का प्रभाव सबसे ज्यादा किसी पर पड़ रहा है और वह बगल में ही उसके रख दिया जाए, तो वही उसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे अगर कहा जाए कि मैं आम खा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम ईटिंग मैंगोज, या मैं बोलूं मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब अगर यहाँ पे टीचिंग की जस्ट बाद क्या दिया गया, इंग्लिश, मतलब हमें पता चल रहा है कि क्या काम कर रहा हूं, तो ये जो पढ़ाने का काम कर रहा हूं, वह क्या पढ़ाने का काम कर रहा हूं, पढ़ाए जाने का काम जिस पर हो रहा है वह कौन है, इंग्लिश है, मतलब इंग्लिश पर ही काम हो रहा है, इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो ये अगर आपने पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो इसको हम आगे क्लासेस में डिफाइन करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, यह पहचानना हम थोड़ा सा सीखेंगे। तो थोड़ा सा ये दिमाग में रखिएगा कि हम जब हमारे द्वारा किए गए काम का प्रभाव सबसे ज्यादा जिस पर पड़ता है, वही हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। दोस्तों तो याद रखिए, बहुत सारे, कोई जरूरी थोड़ी ना हर वर्ब अपना ऑब्जेक्ट ले। भाई अगर हम देखें तो अगर लिख दिया जाए ही राइट्स, अब ध्यान से समझिएगा, वह लिखता है, लिखने की आदत होगी, हो सकता है वह कवि हो सकता है वह लेखक हो सकता है वह कुछ भी हो, लेकिन तो अगर लिखता है तो लिखने की आदत हो सकती है। सेंटेंस कंप्लीट है, मतलब इसके बाद ऑब्जेक्ट है नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसे लिख दें ही राइट्स अ लेटर, तो दोस्तों इस सेंटेंस में हम देखेंगे तो लिखा तो जाता है, वह लिखता है, क्या लिखता है, या हम लिखते हैं ही राइट्स स्टोरीज। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह लिखता है, क्या लिखता है, कहानियां लिखता है। इसका मतलब वह कहानीकार होगा, वह कहानी का लेखक होगा। इसका मतलब लिखे जाने का जो काम होता है उसके द्वारा, उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, वह स्टोरीज पर जा रहा है, इसके द्वारा लिखा जा रहा है। और क्या लिखा जा रहा है, स्टोरीज लिखा जा रहा है। इसका मतलब यह जो आपका है वह आपका किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। दोस्तों तो यही चीज आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें क्या ऑब्जेक्ट दिया गया नहीं। अब इन्हीं दोनों से हम पहचान लेते हैं कि हम कब किसी वर्ब को ट्रांजिटिव बोलेंगे और कब किसी वर्ब को इंट्रांजिटिव बोलेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जब हमारे द्वारा किए गए काम के बाद उसका एक ऑब्जेक्ट दे दिया जाए, तो ऐसे वर्ब को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब या सकर्मक क्रिया कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अपने साथ क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। या दूसरे लफ्जों में कहें कि किसी भी वर्ब के बाद अगर आपने ऑब्जेक्ट का यूज कर दिया तो वह वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। अगर उस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है तो वह वर्ब क्या कहलाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। मतलब
इसका मतलब यही है कि ऐसे वर्ब जो अपने साथ अपना ऑब्जेक्ट लेकर के चलते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे वर्ब जो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट नहीं लेकर के चलते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। दोस्तों तो ये था आपके ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का काम। आगे बढ़ते हैं। तो यह मेन वर्ब था। तो हमने देखा कि मेन वर्ब क्या होता है। हम थोड़ा सा वर्ब पूरा का पूरा रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करने में देखते हैं कि वर्ब्स क्या है। तो वर्ब पता चलता है कि कुछ और नहीं, ये एक्शन वर्ड है। और पता चलता है कि जैसे हम किसी काम को जिन शब्दों में दिखाते हैं उन्हीं को हम लोग वर्ब बोलते हैं। फिर देखा गया कि ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब में इनका बंटवारा कर दिया जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब हमारी दो तरह की, प्राइमरी और मॉडल। प्राइमरी वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करते हैं। मॉडल को हम लोग आगे पढ़ेंगे, देखेंगे। और आपका प्राइमरी तीन प्रकार का होता है, टू बी, टू हैव और टू डू। ये थोड़ा सा इसका डिवीजन देखेंगे। हम लोग मेन वर्ब पे आते हैं। मेन वर्ब वो होते हैं जो किसी काम को प्रदर्शित करते हैं, वही हमारा मेन वर्ब कहलाता है। मेन वर्ब दो प्रकार के, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ऐसे वर्ब जिनके बाद उनका ऑब्जेक्ट लिखा गया होगा ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। ऐसे वर्ब जिनके बाद जिनका ऑब्जेक्ट ना हो उसे हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो ये तो था दोस्तों आपके सारे के सारे वर्ब का डिवीजन। वर्ब के डिवीजन के बाद हम लोग आते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं प्राइमरी वर्ब। प्राइमरी हम मॉडल की बात करें, सॉरी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को हमने क्लासिफाई किया है तीन भागों में, टू बी, टू हैव और टू डू। इन सब में आते कौन है, सब पढ़ा है आपने। सारा जितने शब्द मैं लिखूंगा बोर्ड पे सारे के सारे शब्द आपने पढ़े हैं। बस मैं उसको एक सिस्टमेटिक दे रहा हूँ, एक क्रम में पिरो रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा याद करने में या समझने में आसानी हो। टू बी वर्ब को हम लोग देखें तो टू बी वर्ब के साथ हम लोग क्या बिहेव करते हैं, कौन कौन आते होंगे इसमें। अच्छा, आप जितने हेल्पिंग वर्ब जानते हैं सबको मन में एक बार दोहरा लीजिए। अगर आपने दोहरा लिया होगा तो आप ये समझ रहे होंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब में हमने हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या पढ़ा है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डू, आपका डिड। फिर पढ़ा होगा बी, बीन, फिर कहीं कहीं बीन भी इस्तेमाल कर लेते हैं। वही सब होंगे, उन्हीं सबको हम यहाँ पे पिरोना शुरू करते हैं। टू बी में कौन रखा जाएगा, तो याद रखिएगा, इज रखा जाएगा, एम रखा जाएगा, आर रखा जाएगा, वाज रखा जाएगा, वर रखा जाएगा, बी, बी और बी। ये इतने शब्द जो हैं वो किस में रखे जाएंगे, टू बी में रखे जाएंगे। टू हैव में, हाँ बिल्कुल, जो वही सोच रहे हैं, जो वही है आपका हैज, हैव और हैड का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर आपके आते हैं टू डू में। टू डू की बात करें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डू, डज और डिड, इनका इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों ये तीनों की तीनों क्लासिफिकेशन है, सारा आपने पढ़ा होगा। याद कैसे करना है आपने, आप जितना पढ़ते हैं। हाँ एक बात और भी याद रखिएगा, आपने कहीं और भी पढ़ा होगा विल और शैल, यह भी हेल्पिंग वर्ब। विल और शैल याद रखिएगा, वो मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं, उनको हम मॉडल के सेक्शन में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया यहाँ पे। बस आपको विल और शैल वाला दिमाग से निकाल दीजिए। बाकी जितने हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीन, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, इन सब का इस्तेमाल हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। तो डू वाले फॉर्म में हमेशा डू वाला, हैव वाले फॉर्म में हैव वाला, बी वाले फॉर्म में बी वाला, इनका इस्तेमाल करते हैं। ये आपका क्लासिफिकेशन है किसका, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का। अब कुछ चीजें और एग्जांपल के रूप में थोड़ा समझते हैं। थोड़ा बहुत अगर आपको ट्रांसलेशन आता होगा तो मैं कुछ बोर्ड पे शब्द लिखूं, वाक्य लिखूंगा, उन वाक्य को थोड़ा सा गौर से देखिएगा। जैसे मैं लिख रहा हूं सेंटेंस कि मोहन हैज डन दैट, या थोड़ा सा दैट वर्क कर दे। इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा मोहन वह काम कर चुका है। तो ठीक है, तो यहां पर हमने देखा हैज के साथ क्या लग रहा है, डन। अच्छा, मैं अगर बोलूं कि वो, मतलब वे कहा जाए कि मोहन नहीं, अब एक लड़का नहीं, कई सारे लड़के हैं, कहा जाए वे अपना काम कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल से मोहन की जगह पे हम लोग क्या लगा देंगे, दे, और हैज की जगह पे क्या लगा देंगे, हैव, और फिर बाकी का सारा काम डन दैट वर्क वही लगाएंगे। अगर मैं बोलूं यहां पे कि वे अपना काम कर चुके थे, याद रखिएगा अभी तक चुके हैं तब हैज है, और चुके थे तो तुरंत किसका इस्तेमाल कर लेंगे आप, वहां पे हैड का इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे दे हैड डन दैट वर्क। दोस्तों यहाँ पे हमने तीनों का इस्तेमाल कर लिया, हैज, हैव, हैड। आइए देखते हैं इनमें हम छांटते हैं मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को। अभी हमने पढ़ा है कि मैंने बताया कि जब आपको वर्ब का पैटर्न दिखे, एक से अधिक वर्ब दिखें, तो तुरंत निसंकोच बिना किसी झिझक के लास्ट वाले वर्ब को आप मेन वर्ब बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं मेन वर्ब कौन है, तो तीनों का जवाब आएगा कि ये जो डन है, ये तीनों के तीनों किसका काम कर रहे हैं, मेन वर्ब। मतलब यहाँ पे डन किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है।
हैज हैव हैड की बात करें दोस्तों, तो हैज हैव हैड यही आपका किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह से काम कर रहा है। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये किसका काम हो गया, मेन वर्ब। अच्छा, अगर हम मेन वर्ब को देख रहे हैं तो एक छोटी सी बात हम लोग और यहाँ पे कर लेते हैं, इसको यहीं पे थोड़ी देर के लिए 1 मिनट का ब्रेक और थोड़ा सा यहाँ पे हम रिवाइंड कर लेते हैं कुछ चीजें। हमने वर्ब का यह क्या किया, डिवीजन किया है, हमने वर्ब को बांटा है, उसके भाग लेके हैं। प्रकार की अगर हम बात करें कि यह कितने रूप लेकर के आ सकता है, कि तो वह रूप की बात करेंगे तो याद रखिएगा मेन वर्ब हमेशा मैक्सिमम 5 रूप ले सकता है। हम उसी को दर्शाने जा रहे हैं, V1 V2 V3 V4 V5। याद रखिएगा अभी तक आपने जो पढ़ा होगा सेम सब कुछ वही है, बस थोड़ा सा मैंने बोला पैटर्न बदलेगा, वही चीज हम देख रहे हैं कि सिस्टमेटिक वे में कैसे हम लिखते हैं। जैसे अगर मैं एक छोटा सा सब लेता हूँ गो, गो को मैंने कहा कि यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो दूसरा फॉर्म जो होगा बस तुरंत आपके दिमाग में आ रहा होगा गो वेंट होगा, तीसरा जो आएगा वह क्या होगा, गॉन होगा, चौथा जो आएगा वो हमेशा याद रखिएगा गोइंग होगा, और पांचवा जो होगा वो आपका क्या होगा, गोज होगा। क्या इसके बाद कोई और फॉर्म गो का लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता। इसका मतलब क्या हो गया कि गो वेंट गॉन गोइंग गोज, इनके बाद मेन वर्ब का कोई भी और फॉर्म हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो मैंने वही बोला कि मेन वर्ब 5 रूपों के अलावा किसी और फॉर्म में नहीं आ सकता है। जो अभी तक आपने रटा था आईएनजी फॉर्म, ईएस या ईएस वाला फॉर्म, वो सब भूल जाइए। आपको इस एक नए सिस्टमेटिक वे में रखिएगा, मैं एकदम यकीन दिलाता हूँ इससे आपका टेंस बहुत आसान हो जाएगा, इससे सारे सेंटेंस बहुत आसान हो जाएंगे, बिल्कुल पढ़ने में भी और समझने में भी। अच्छा, अब इसी चीज को थोड़ा सा नजर में रखते हुए अगर मैं बोलूं कि इसमें जो मेन वर्ब इस्तेमाल किया गया है वह किस फॉर्म का है, तो मेरे ख्याल से डू को अगर हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, तो डू, डिड, डन, डज, सॉरी डूइंग और डज, यही होता है। तो अगर डन देखेंगे, डन किस फॉर्म में आ रहा है, तो किस फॉर्म में आ रहा है, वर्ब के थर्ड फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब चाहे हम हैज इस्तेमाल करें तब उसके तुरंत बाद हमें क्या चाहिए होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए होगा। हैव इस्तेमाल करें तब भी उसके बाद क्या चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। हैड इस्तेमाल करें तब भी उसके बाद क्या चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। सेम वही चीज मैं बोल रहा हूं कि हैज, हैव और हैड जहां भी आपको किसकी तरह से लिखेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब की तरह से लिखेंगे, इनके तुरंत बाद हमेशा मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल किया जाएगा। ये दोस्तों एकदम याद रखिएगा। इसी से टेंस वगैरह बनाए जाते हैं, वो हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी यहाँ इतना जानिए कि जब हम लोग हैज, हैव, हैड का इस्तेमाल किसकी तरह से कर रहे होंगे, ऑक्सिलरी वर्ब की तरह से कर रहे होंगे, तो उसके तुरंत बाद हमें मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। वे मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं आ सकता, मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म नहीं आ सकता, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं आ सकता, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकता। सिर्फ और सिर्फ आएगा कौन, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। हम आगे देखेंगे इन सारी चीज़ों को की बात चर्चा वहाँ पे करेंगे। बस अभी इतना समझते जाइए कि कैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल देखा होगा आपने, एग्जाम्पल के थ्रू हमने ये एक निष्कर्ष निकाला। अब आते हैं थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, और बातें कर ले रहे हैं कि डू फॉर्म के साथ अगर मैं बोलूं एक शब्द यहाँ पे देख रहा हूं कि कहा जाए ही, कहा जाए कि वह कहा जाए, हाँ वह वहां नहीं जाता है। अगर यह बोलते हैं तो क्या लिख सकते हैं, ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है। अगर मैं बोलूं कि वे नहीं जाते हैं तो क्या हो जाएगा, दे डू नॉट गो। ये भी क्लियर हो गया। अगर मैं बोलूं कि वह वहां नहीं जाता था, अभी तक है अब था, तो तुरंत आपके दिमाग में क्या आ जाएगा, ही डिड नॉट गो। क्लियर हो गया ये चीज। अब आइए देखते हैं इसमें क्या किया गया है। थोड़ा सा अगर समझने का प्रयास करें तो हम अगर फिर इस वर्ब के पैटर्न को देखें तो हमें दिखेगा कि यह तो आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, और लास्ट वाला क्योंकि दो वर्ब है तो यही आपका मेन वर्ब हो जाएगा। मेन वर्ब कौन है आपका, यह हो गया। अगर हम चर्चा करें ऊपर वाले को देखते हुए तो गो किस फॉर्म में लग रहा है दोस्तों, तो हमें पता चलेगा कि गो आपका कौन सा फॉर्म हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। फिर यहां से एक और निष्कर्ष निकला, वह निष्कर्ष क्या निकला कि डू, डज और डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सॉरी ये आपका थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म नहीं ये थर्ड फॉर्म है, सॉरी मिस्टेक। हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म और डू, डज, डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल किया जाएगा। ये दोस्तों आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि वर्ब होता क्या है, तो पता चला एक्शन वर्ब को हम लोग वर्ब बोलते हैं। फिर पता चला हमने वर्ब के डिवीजन किए थे, वर्ब का क्लासिफिकेशन किया था, तो पता चला है आपका आता है ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्लासिफाई किया तो दो पार्ट में,
प्राइमरी और मॉडल। प्राइमरी वे वर्ब होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करते हैं। और बात करते हैं आपके मॉडल, तो मॉडल की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो फिर प्राइमरी को हमने तीन भागों में बांटा, टू बी, टू हैव और टू डू। टू बी में ये आते हैं, टू हैव में हैव, हैज, हैड आता है, टू डू में डू, डज और डिड आता है। तो टू हैव में जो आएगा उसके साथ अगर वह आपका हेल्पिंग वर्ब है तो उसके साथ लगने वाला मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, और डू डज डिड के साथ लगने वाला मेन वर्ब आपका फर्स्ट फॉर्म में होता है। तो ये सारी की सारी बातें थी दोस्तों एग्जाम्पल के साथ समझाने। फिर एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि मेन वर्ब मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना 5 रूप ले सकता है, वह 5 रूप आपके सामने लिखे गए हैं दोस्तों। अगर आपको इस सारी चीज़ों में, इन सारी जो बातें आज बताई गई हैं, इनमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप अपने कोचिंग के ग्रुप पे या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग। नमस्कार।